हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा एनसीईआरटी के क्लास 12th का हड़प्पा सभ्यता, जिसमें कि ईंटें, मनके तथा अस्थियां थी। तो वीडियो के अंत में कुछ क्वेश्चन दिए गए थे, जो कि उस क्वेश्चन को इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसमें चलिए क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें क्वेश्चन दिया था, पहला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता में मनके बनाने के लिए प्रयुक्त पदार्थों की सूची बनाइए। चर्चा करें कि इन पदार्थों को कैसे प्राप्त किया जाता था। चलिए उत्तर दिया है, मनकों के निर्माण में प्रयुक्त पदार्थों की विविधता उल्लेखनीय है। कार्नियल सुंदरता सर सॉरी कार्नियल सुंदर लाल रंग का, जैस्पर, स्फटिक, क्वार्ट्ज तथा सेल खड़ी जैसे पत्थर, तांबा, कांसा तथा सोने जैसी धातुएं तथा शंख, फयांस और पक्की मिट्टी सभी का प्रयोग मनके बनाने में होता था। तो इसके कुछ इंट्रोडक्शन हो गए, जो कि मनके के बारे में बताना था, हड़प्पा सभ्यता के मनके के बारे में। तो इतने इतने ये थे, जैसे जैस्पर, स्फटिक, क्वार्ट्ज, सेलखड़ी और पत्थर, तांबा, कांसा, सोना। चलिए इसको अब पूछा हुआ है कि इसके तरीके, तो इससे दो तरीके जिनके द्वारा हड़प्पावासी शिल्प उत्पादन हेतु माल प्राप्त करते थे। तो इसमें दिया है, उन्होंने नागेश्वर और बालाकोट में, जहाँ शंख आसानी से उपलब्ध था, बस्तियाँ स्थापित की। दूसरा है, उन्होंने राजस्थान के खेतड़ी अचल तांबे के लिए तथा दक्षिण भारत सोने के लिए जैसे क्षेत्रों में अभियान भेजा। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, अन्य सभ्यताओं की अपेक्षा सिंधु घाटी की सभ्यता के विषय में हमारी जानकारी कम क्यों है, अपने तर्क से व्याख्या करें। तो उत्तर है, अन्य सभ्यताओं की अपेक्षा सिंधु घाटी की सभ्यता के विषय में हमारी कम जानकारी निम्नलिखित कारणों से है। कारण दिया है, उस काल की लिपि आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है, मतलब कि जो भी लिखा गया है अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। केवल पुरातात्विक अवशेषों का अध्ययन करते हुए अनुमान के आधार पर ही सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में सभ्यता, क्वेश्चन में क्या लिखा है, सभ्यता का समय और विकास आदि का ज्ञान प्राप्त कर पाए हैं, जबकि अन्य सभ्यताओं के संबंध में जानकारी का मुख्य आधार उनकी लिपि का पढ़ा जाना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हड़प्पा सभ्यता के अध्ययन के दौरान कनिंघम के मन में क्या भ्रम था। तो उत्तर है, आरंभिक बस्तियों की पहचान के लिए उन्होंने 4वीं से 7वीं शताब्दी के बीच उपमहाद्वीप में आए चीनी बौद्ध तीर्थयात्रियों द्वारा छोड़े गए वृत्तांतों का प्रयोग किया। यहाँ तक कि कनिंघम की मुख्य रुचि भी आरंभिक ऐतिहासिक लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 4वीं शताब्दी ईस्वी तथा उसके बाद के कालों से संबंधित पुरातत्व में थी। कई और लोगों की तरह ही उनका भी यह मानना था कि भारतीय इतिहास का प्रारंभ गंगा की घाटी में पनपे पहले शहरों के साथ ही हुआ। चौथा क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के अध्ययन के दौरान मार्शल और कनिंघम के द्वारा अपनाए गए तकनीक में क्या अंतर था। तो उत्तर है, मार्शल पूरा स्थल के स्तर विन्यास को पूरी तरह अनदेखा कर पूरे टीले में समान परिणाम वाली नियमित क्षैतिज इकाइयों के साथ साथ उत्खनन करने का प्रयास करते थे। इसका यह अर्थ हुआ कि अलग अलग स्तरों से संबंध होने पर भी एक इकाई विशेष से प्राप्त सभी पुरावस्तुओं को सामूहिक रूप से वर्गीकृत कर दिया जाता था। परिणामस्वरूप इन खोजों के संदर्भ के विषय में बहुमूल्य जानकारी हमेशा के लिए लुप्त हो जाती थी। REM व्हीलर ने इस समस्या का निदान किया। व्हीलर ने पहचाना कि एक समान क्षैतिज इकाइयों के आधार पर खुदाई की बजाय टीले के स्तर विन्यास का अनुसरण करना अधिक आवश्यक था। क्वेश्चन नंबर 5 है, सावधान हड़प्पा सभ्यता में व्याप्त सामाजिक विषमताओं को समझने का एक बेहतर स्रोत है, व्याख्या करें। तो उत्तर है, सावधान का अध्ययन सामाजिक विषमताओं को परखने की एक विधि है। हड़प्पा स्थलों से मिले समाधानों में आमतौर पर मृतकों को गर्तों में दफनाया जाता था। इन गर्तों की बनावट एक दूसरे से भिन्न होती थी। तीसरा है, कुछ कब्रों में कंकाल के पास मृत भांड तथा आभूषण मिले हैं, जो इस ओर संकेत करते हैं कि इन वस्तुओं का प्रयोग मृत्युपरांत किया जा सकता है। पुरुष एवं स्त्री दोनों के समाधानों से आभूषण मिले हैं। छठवां क्वेश्चन है, हड़प्पाई जल निस्तारण प्रबंध के बारे में लेख लिखें। उत्तर है,
इस नगर की एक प्रमुख विशेषता इसका जल निकास प्रबंध था। इस नगर की नालियाँ मिट्टी के नगारे, चूने और जिप्सम की बनी हुई थी। इनको बड़ी ईंटों और पत्थरों से ढका जाता था, जिनको ऊपर उन नालियों की सफाई की जा सकती थी। घरों से बाहर की छोटी नालियाँ सड़कों के दोनों ओर बनी हुई थी, जो बड़ी और पक्की नालियों में आकर मिल जाती थी। वर्षा के पानी के निकास के लिए बड़ी नालियों का घेरा 2.5 से 5 फुट तक था। घरों से गंदे पानी के निकास के लिए सड़कों के दोनों ओर गड्ढे बने हुए थे। इस तथ्यों से यह प्रतीत होता है कि सिंधु घाटी के लोग अपने नगरों की सफाई की ओर बहुत ध्यान देते थे। क्वेश्चन नंबर 7 है, हड़प्पाई समाज में शासकों द्वारा किए जाने वाले संभावित कार्यों की चर्चा कीजिए। तो उत्तर है, विद्वानों की राय क्या है इसमें? हड़प्पाई समाज में शासकों द्वारा जटिल फैसले लेने और उन्हें कार्यान्वित करने जैसे महत्वपूर्ण कार्य किए जाते थे। वे इसके लिए एक साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि हड़प्पाई पुरावस्तुओं में असाधारण एकरूपता को ही ले, जैसा कि मृदमांडो हो सकता है, मुहरों, बाटों तथा ईंटों से स्पष्ट। बस्तियों की स्थापना के बारे में निर्णय लेना, बड़ी संख्या में ईंटों को बनाना, शहरों में विशाल दीवारें, सार्वजनिक इमारतें, उनके नियोजन को करने का कार्य, दुर्ग के निर्माण से पहले चबूतरों का निर्माण कार्य के बारे में निर्णय लेना, लाखों की संख्या में विभिन्न कार्यों के लिए श्रमिकों की व्यवस्था करना जैसे और कठिन कार्य संभवतः शासक ही करता था। कुछ पुरातत्वविद यह मानते हैं कि सिंधु घाटी की समकालीन सभ्यता मेसोपोटामिया के समान हड़प्पाई लोगों में भी एक पुरोहित राजा था, जो प्रासाद महल में रहता था। लोग उसे पत्थर की मूर्तियों में आकार देकर सम्मान करते थे। संभवतः धार्मिक अनुष्ठान उन्हीं के द्वारा किया या कराया जाता था। कुछ पुरातत्वविद इस मत के हैं कि हड़प्पाई समाज में शासक नहीं थे तथा सभी के सामाजिक स्थिति समान थी। दूसरे पुरातत्वविद यह मानते हैं कि यहाँ कोई एक नहीं बल्कि कई शासक थे, जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा आदि के अपने अलग अलग राजा होते थे। कुछ और यह तर्क देते थे कि यह एक ही राज्य था, जैसा कि पुरावस्तुओं में समानाओ नियोजित बस्तियों के कच्चे माल, ईंटों के आकार, निश्चित अनुपात तथा बस्तियों के कच्चे माल के स्रोतों के समीप स्थानांतरित होने से स्पष्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 है, आप यह कैसे कह सकते हैं कि हड़प्पा संस्कृति एक नगरीय सभ्यता थी? तो उत्तर में हाँ, हम कह सकते हैं कि हड़प्पा संस्कृति एक नगरीय सभ्यता थी। निम्नलिखित उदाहरणों से दर्शाया गया है। नगर सुनियोजित और घनी आबादी वाले थे। सड़कें सीधी और चौड़ी थीं। घर पक्की लाल ईंटों के बने थे और एक से अधिक मंजिला में थे। प्रत्येक घर में कुआं व स्नानागार थे। जल निकासी की उत्तम व्यवस्था थी, जो मुख्य नाल जल निकासी से जुड़ी थी। हड़प्पा नगर में सार्वजनिक भवन देखने को मिले हैं। लोथल में डॉकयार्ड मिले हैं, जिससे पता चलता है कि मुख्य व्यापारिक केंद्र रहे थे। हड़प्पा संस्कृति के पतन के बाद नगर नियोजन लगभग भूल गए और नगर जीवन लगभग 1000 वर्ष तक देखने को नहीं मिला। क्वेश्चन नंबर 9 है, हड़प्पाई लोगों की कृषि प्रौद्योगिकी पर एक लेख लिखें। तो उत्तर है, हड़प्पाई लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। उत्खनन के दौरान अनाज के दानों का पाया जाना इस ओर संकेत करता है, किंतु कृषि की विधियों का स्पष्ट जानकारी नहीं मिली है। खेतों के जोतने के संकेत कालीबंगन से मिले हैं। मुहरों पर वृषभ का चित्र पाया जाना भी इस ओर ही संकेत करता है। इस आधार पर पुरातत्वविद अनुमान लगाते हैं कि खेत जोतने के लिए बैलों का प्रयोग होता था। कई स्थलों से मिट्टी के बने हल भी मिले हैं। ऐसे भी प्रमाण मिले हैं जिससे यह पता चलता है कि 2 फसलें एक साथ भी उगाई जाती थी। मुख्य कृषि उपकरण कुदाल थी तथा फसल काटने के लिए लकड़ी के हत्थों पर पत्थर या धातु के फलक लगाए जाते थे। अधिकांश हड़प्पा क्षेत्रों में सिंचाई के साधनों को विकसित किया गया था, क्योंकि यह क्षेत्र अर्धशुष्क प्रवृत्ति का है। सिंचाई के मुख्य साधन नहर और कुएं थे। अफगानिस्तान में नहरों के अवशेष मिले हैं। प्रायः सभी जगह कुएं मिले हैं और धौलावीरा में जलाशय मिला है।
संभवतः सिंचाई हेतु इसमें जल का संचय किया जाता होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, चर्चा कीजिए, पुरातत्वविद किस प्रकार अतीत का पुनर्निर्माण करते हैं? तो उत्तर है, कई बार अप्रत्यक्ष साक्ष्य का भी सहारा लेना पड़ता है और वे प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष साक्ष्य में समानता ढूंढते हैं। भोजन अथवा भोज्य पदार्थों की पहचान के लिए मिले अवशेषों में अन्न अथवा अनाज पीसने या पकाने के यंत्र अथवा बर्तनों का अध्ययन किया जाता है। पुरातत्वविद पूरा वस्तुओं को ढूंढकर उनका अध्ययन कर अतीत का पुनर्निर्माण करते हैं। पूरा वस्तुओं की खोज उद्यम का आरंभ मात्र है। इसके बाद पुरातत्वविद अपनी खोजों को वर्गीकृत करते हैं। पुरातत्वविदों को संदर्भ की रूपरेखा भी विकसित करनी पड़ती है। शिल्प उत्पादन के केंद्रों की पहचान के लिए प्रस्तर, पिंड, औजार, तांबा, अयस्क जैसा कच्चा माल इत्यादि ढूंढते हैं। वर्गीकरण का एक सामान्य सिद्धांत प्रयुक्त पदार्थों जैसे पत्थर, मिट्टी, धातु, अस्थि से संबंधित होता है। किसी भी वस्तु को उसकी वर्तमान उपयोग से जोड़ा जाता है। संस्कृति एवं सामाजिक भिन्नता को जानने के लिए अन्य विधियों का प्रयोग करते हैं। समाधानों का अध्ययन ऐसा ही एक प्रयोग है। पुरातत्वविद किसी पुरावस्तु की उपयोगिता को समझने का प्रयास उसके उत्खनन स्थल से भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है और इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। क्वेश्चन है, एक आक्रमण के साक्ष्य। तो टैडमैन लेन एक संकरी गली है जिसकी चौड़ाई 3 से 6 फीट तक परिवर्ती है। यह बिंदु जहाँ यह गली पश्चिम की ओर मुड़ती है 4 फीट तथा 2 इंच की गहराई पर एक खोपड़ी का भाग तथा एक वयस्क की छाती तथा हाथ के ऊपरी भाग की हड्डियां मिली थी। ये सभी बहुत बुरबुरी अवस्था में थी। यह धड़ पीठ के बल गली में आड़ा पड़ा हुआ था। पश्चिम की ओर 15 इंच की दूरी पर एक छोटी खोपड़ी के कुछ टुकड़े थे। इस गली का नाम इन्हीं अवशेषों पर आधारित है। जॉन मार्शल, मोहनजोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन 1931 से उद्धृत। 1925 में मोहनजोदड़ो के इसी भाग से 16 लोगों के अस्थि पंजर उन आभूषणों सहित मिले थे जो इन्होंने मृत्यु के समय पहने हुए थे। बहुत समय पश्चात 1947 में R.E.M. व्हीलर ने, जो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के तत्कालीन डायरेक्टर जनरल थे, इन पुरातात्विक साक्ष्यों का उपमहाद्वीप में ज्ञात प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद के साक्ष्यों से संबंध स्थापित करने का प्रयास किया। उन्होंने लिखा, ऋग्वेद में पुर शब्द का उल्लेख है जिसका अर्थ है प्राचीर, किला या गढ़। आर्यों के युद्ध के देवता इंद्र को पुरंदर अर्थात गढ़ बिंदसवक कहा गया है। ये दुर्ग कहाँ है या थे, इसमें बताना है। और फिर है, पहले यह माना गया था कि ये मिथक मात्र थे। फिर डॉट डॉट, हड़प्पा में हाल में उत्खननों ने मानव परिदृश्य बदल दिया है। यहाँ हम मुख्यतः अनार्य प्रकार की एक बहुत विकसित सभ्यता पाते हैं जिसमें अब प्राप्त जानकारी के अनुसार विशाल किलेबंदियाँ की गई थी। फिर है, यह सुदृढ़ रूप से स्थिर सभ्यता कैसे नष्ट हुई है? हो सकता है जलवायु संबंधी, आर्थिक और एवं राजनीतिक ह्रास ने इसे कमज़ोर किया हो, पर संभावना इस बात की है कि जानबूझकर तथा बड़े पैमाने पर किए गए विनाश ने इसे अंतिम रूप से समाप्त कर दिया। यह मात्र संयोग ही नहीं हो सकता कि मोहनजोदड़ो के अंतिम चरण में आभास होता है कि यहाँ पुरुषों, महिलाओं तथा बच्चों का जनसंहार किया गया था। पारिस्थितिक साक्ष्यों के आधार पर इंद्र अभियुक्त माना जाता है। R.E.M. व्हीलर, हड़प्पा 1946, एंशिएंट इंडिया जर्नल 1947 से उद्धृत। 1960 के दशक में जॉर्ज डेल्स नामक पुरातत्वविद ने मोहनजोदड़ो में जनसंहार के साक्ष्यों पर सवाल उठाए। उन्होंने दिखाया कि उस स्थान पर मिले सभी अस्थिपंजर एक ही काल से संबंध नहीं थे। हालांकि इनमें से दो से निश्चित रूप में संहार के संकेत मिलते हैं, पर अधिकांश अस्थियां जिन संदर्भों में मिली हैं
वे इंगित करती हैं कि अत्यंत लापरवाही तथा श्रद्धाहीन तरीके से बनाए गए समाधान थे। शहर के अंतिम काल से संबंध विनाश का कोई स्तर नहीं है। व्यापक स्तर पर अग्निकांड के चिन्ह नहीं है। चारों ओर फैले हथियारों के बीच कवचधारी सैनिकों के शव नहीं है। दुर्ग से जो शहर का एकमात्र किलेबंद भाग था, अंतिम आत्मरक्षण के कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। G.F. डेल्स द मिथिकल मैसेकर एट मोहनजोदड़ो एक्सपीडिशन 1964 से उद्धृत है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि तथ्यों का सावधानीपूर्वक पुनरीक्षण कभी कभी पूर्ववर्ती व्याख्याओं को पूरी तरह से उलट देता है। तो यहाँ पे है, किस पुरातत्वविद ने यह साक्ष्य प्रस्तुत किया है। जैसे इसे 1 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। तो जॉन मार्शल ने यह साक्ष्य अपनी पुस्तक में मोहनजोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन में दिया है। दूसरा है, हड़प्पा सभ्यता के विनाश से किस तर्क की ओर यह अनुच्छेद इशारा करता है। तो यह साक्ष्य हड़प्पा विनाश के विदेशी हमलों की भूमिका पर इशारा करता है। तीसरा है, कौन इस प्रमाण को ऋग्वेद के साथ जोड़ता है और क्यों। तो R.E.M. व्हीलर इस प्रमाण को ऋग्वेद के साथ जोड़ते हैं क्योंकि ऋग्वेद में पूर्व शब्द का उल्लेख है जिसका अर्थ है प्राचीर, किला या गढ़। आर्यों के युद्ध के देवता इंद्र को पुरंदर अर्थात गढ़ विध्वंसक कहा गया। चौथा क्वेश्चन है, किसने और कैसे इसकी एक अलग व्याख्या की है। तो जॉर्ज डेल्स ने इस प्रमाण के विपरीत सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। वो इस बात को मानने से हिचकते हैं कि यह हमला आर्यों ने किया था। उनके अनुसार जो कंकाल यहाँ मिले हैं वो हड़प्पा काल के नहीं हैं। इस मात्रा में कंकाल मिले हैं तथा उनकी जो अवस्था है उससे यह भी कहा जा सकता है कि यह एक बड़ूच खाने का समाधान हो। किसी भी शव पर शस्त्र के घाव, कोई हथियार, जलने के अवशेष नहीं प्राप्त हुए हैं। तो इस तरह ये जो भी क्वेश्चन दिया गया था हड़प्पा सभ्यता से संबंधित, ये समाप्त होते हैं। और अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, जो भी रहेगा नेक्स्ट चैप्टर। तो ये हम लोगों ने पढ़ा ईंटें, मनके तथा अस्थियाँ हड़प्पा सभ्यता के। तो आप लोग भी इसको रिवीजन करिएगा। तो इस पिछले वीडियो को भी देखिएगा जिसमें कि हड़प्पा सभ्यता के सारे जानकारी दी गई है और इसमें उसके क्वेश्चन दिए गए हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।